नमस्कार, मैं हूं सुषमा पांडे और इस वक्त हम हैं दिल्ली के राजेंद्र पैलेस में। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त चुनाव का माहौल चल रहा है। वहीं लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की तैयारी की घोषणा हो चुकी है। वहीं धनबाद लोकसभा सीट के लिए भाजपा से कई प्रत्याशियों का नाम सामने आ रहा है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि भाजपा किसको टिकट देगी। उसके साथ ही आज हमारे साथ उपस्थित है भाजपा राष्ट्रीय किसान मोर्चा के सदस्य सह पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी विनय सिंह जी। विनय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने राजनीति का करियर कैसे शुरुआत किया। देखिए, एज सच राजनीति का करियर नहीं था। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे मुगमा, और वहाँ से फिर कॉलेज गए, बीएसए कॉलेज मैथन। तो जब स्कूल से कॉलेज में जाना हुआ तो उसी समय विद्यार्थी परिषद से संपर्क आया। फिर विद्यार्थी परिषद से संपर्क के बाद फिर संघ की ट्रेनिंग हुई, उसका प्राथमिक वर्ग किया हम लोगों ने। फिर उसे कई शिविर थे जिसमें जाने का मौका मिला। एक जिम्मेवारी भी थी संघ की तरफ से मंडल कार्यवाह के। फिर थोड़े समय के लिए मैं संघ का विस्तारक हुआ बोकारो में। तो सामाजिक जीवन की शुरुआत मुझे लगता है कि 40 साल का अपना एक जीवन है, उसमें लगभग 25 साल ऐसा एक सामाजिक जीवन का हो गया। तो उसी में ये क्रम भी होना था कि आपको एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में आनी थी, और जिस विचार परिवार के हम लोग हैं तो भाजपा के अलावा हमारे पास और कोई ऐसी पार्टी है नहीं। तो भाजपा में आना लगभग 8 वर्ष पूर्व हुआ। तो सर, आप राजनीतिक में पहले से इंटरेस्टेड थे या फिर राजनीतिक में आने के बाद आप इंटरेस्टेड हुए? देखिए, मैं मानता हूँ कि राजनीति एक टूल है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको देश दुनिया को एक अलग एक तरीके से, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समझने का एक मौका देती है। आपको बहुत कुछ सीखना होता है यहाँ, और हम लोग सीख रहे हैं। और ये राजनीति नहीं बल्कि समाज नीति है। तो जो एक सीखने का मौका इसमें मिलता है प्रचुर मात्रा में, वो लगातार हम लोग सीखते हैं, रोज कुछ ना कुछ ये सीखते हैं इसमें। आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली में स्पेंड किए हैं, तो धनबाद के लिए आप लोकसभा चुनाव के लिए आप खड़े होना चाह रहे हैं, तो आपका धनबाद से रिलेटेड, धनबाद का क्या बैकग्राउंड है आपका? देखिए, एक तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिल्ली में स्पेंड हमारा नहीं हुआ है। हमारा जन्म मुगमा में हुआ है, धनबाद में ही हमारा जन्म हुआ है। कॉलेज के बाद यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग दिल्ली आना हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं छात्र रहा। दिल्ली के यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति का हिस्सा रहा। यहाँ कई छोटे बड़े आंदोलनों में भागीदार होने का मौका मिला। और वापस मुझे लगता है कि आज 8 साल हो गए कि मैं फिर वापस अपने जगह पे हूँ। मैं मुगमा ही रहता हूँ, और दिल्ली दूसरे घर की तरह है। यहाँ आना जाना लगातार रहता है। यहाँ जो संपर्क बना, यहाँ जो मित्र बने, वो भी एक बड़ा कारण है कि यहाँ आना जाना हमेशा लगा रहता है। लेकिन मैं रहता हूँ वहाँ, हमारा परिवार वहाँ रहता है, हमारी पत्नी वहाँ रहती हैं। सर, आप लोकसभा इलेक्शन में खुद को प्रत्याशी के रूप में आगे ला रहे हैं। धनबाद में बीजेपी के पास बहुत सारे दिग्गज नेता हैं, जैसे पीएन सिंह जी हो गए, चंद्रशेखर अग्रवाल जी हो गए, और सिद्धार्थ गौतम, जिनका कि पूरा राजनीतिक परिवार ही बीजेपी से रहा। तो इस स्थिति में आपको कैसा लगता है कि भाजपा आपको टिकट देगी? देखिए, एक तो ये है कि मैं टिकट मांग नहीं रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि कहीं किसी से कि भाई मुझे लड़ाइए, ऐसा मैंने कहीं किया नहीं है, मैं करूँगा भी नहीं। ये पार्टी का डिसीजन होगा कि पार्टी किसको लड़ाती है, और पार्टी का पूरा एक फुल फ्लेज सिस्टम है। एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी नाम आने की एक प्रक्रिया है पूरी। पार्लियामेंट्री बोर्ड में ही डिसाइड होता है कि किसको लड़ाना है। अगर नाम आता है तो निश्चित रूप से हम लड़ेंगे, लेकिन मैं कहीं मांग नहीं रहा हूं और अपने को ना ही प्रत्याशी के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा हूं। सर, अगर आपको टिकट नहीं मिले तो क्या आप इतने सक्षम हैं कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ सके? बिल्कुल नहीं। ये तो देखिए क्या है कि टिकट मिलने और नहीं मिलने का मामला ही नहीं है। एक तो मैं बड़ा स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि मैं अपने को प्रत्याशी के रूप में नहीं देख रहा हूँ, ना ही मैं वहाँ से टिकट मांग रहा हूँ। और हम जिस विचार परिवार के हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ, यही संकल्प है। तो जो होना है यही होना है, इस दायरे के बाहर नहीं होना है। सर, तो आप पे ये भी आरोप लगाया गया है कि आप बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, क्या है कि टिकट मांगना या चुनाव लड़ना ये कोई आरोप नहीं है। ये एक स्थिति होती है जब पार्टी को ये लगता है कि आपको लड़ाया जाना चाहिए। तो मान लीजिए कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप पे आरोप है कि आप संपादक बनना चाहते हैं, तो ये कोई आरोप है क्या? आप रिपोर्टर हैं, आप निश्चित रूप से संपादक बनना चाहेंगे। कोई राजनीतिक जीवन में है तो निश्चित रूप में उसके मन में महत्वाकांक्षाएं होंगी कि वह चुनाव लड़े।
प्रतिनिधित्व करे, किसी भी स्तर का चुनाव हो। तो पहला तो ये आरोप नहीं है कि मैं अगर चुनाव लड़ने की इच्छा हमारी है तो ये आरोप नहीं है। सर, आपने अभी तक धनबाद में क्या क्या काम करवाया है? देखिए, कई सारी चीज़ें रही हैं वहाँ। जैसे जो इलीगल कोल माइनिंग का इशू रहा है, उसमें जो दुर्दशा रही है, साइकिल से जो जिनको कि हम लोग कोयला चोर बोलते हैं, तो बड़े चोर तो सफ़ेद कॉलर वाइट कॉलर बन करके घूमते रहे हैं, जो और लगातार हादसे होते रहे हैं। ये जो कोल माइनर्स हैं इलीगल कोल में, उनको लेकर के हम लोगों ने काफ़ी इशू को बहुत अच्छे लेवल पे उठाया था। धनबाद में ही एक गांव है गांगटी कोली, आप जाएंगी वहाँ तो वहाँ लगभग 50 ऐसी विधवाएं आपको मिलेंगी जो 7 साल से उस सर्टिफिकेट का इंतज़ार कर रही हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाए। पूरा का पूरा गांव एक कुएं में कोयला काट रहा था और हादसे का शिकार हो गया। उस इशू पे हम लोगों ने काम किया है। दूसरा, आज से 5 साल पहले आपको ध्यान में होगा कि धनबाद में ये चिट फंड कंपनीज का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। हर दूसरे गली में चिट फंड कंपनियों का दफ्तर खुला रहता था। चिट फंड कंपनियों को पूरे रूप से बंद कराने का काम ये हमारी टीम को जाता है, उसको मैं लीड कर रहा था। लेकिन इनको हर लेवल पे हम लोगों ने एक्सपोज किया और बाद में ये पैकअप करके भागे। लेकिन मुझे अफसोस है कि उसमें हम लोग थोड़ा सा देर से इनिशिएट किए। ये वही समय था जब मैं दिल्ली से धनबाद वापस लौट रहा था, और उस समय तक भी मुझे लग रहा है कि 2 आत्महत्याएं हो चुकी थी। लगभग 500 से 600 करोड़ रुपया ये चिट फंड कंपनियां समेट करके भाग रही थी, और रोज़ कुछ पैसा लोगों का ये समेट रही थी। ये जरूर हुआ कि बाकी जो और 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपया गरीबों का जो समेट करके ले जाते हैं वो बच गया। तीसरा रहा है कि गाय तस्करी का इशू। गाय तस्करी को लेकर के ये जो NH2 का रूट है जिस पे मैं रहता हूँ, जो धनबाद से होकर गुजरती है, वहाँ से 50,000 करोड़ का धंधा है ईयरली। सासाराम से लेकर के गया, डोभी और ये हजारीबाग होते हुए फिर वेस्ट बंगाल झारखंड वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश। मतलब अमूमन आप मान लीजिए कि हर महीने ये 4000 करोड़ का बिजनेस है। 71 मिलियन टन्स का बीफ का प्रोडक्शन है बांग्लादेश का, जो टोटल जो इलीगल जो गाय स्मगलिंग होती है बांग्लादेश में उसी पर डिपेंडेंट है। एक संस्था थी SPCA, सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। ये 4 दशक से ये फ्रॉडगिरी कर रहे थे। वो वर्दी पहनते थे पुलिस की तरह, पुलिस से वर्दी पहनने का अधिकार ले रखा था, एनिमल वेलफेयर बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा था। उनके कई लोग जेल गए, एक्सपोज हुए, और SPCA की मान्यता रद्द कर दी गई, उनके वर्दी पहनने का अधिकार छीन लिया गया। इन सब कामों में हमारी भूमिका रही है। और आज अगर जाएंगे तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गाय तस्करी रुकी नहीं है, लेकिन पहले जो 100 कंटेनर जाते थे और गाय तस्करी ये बोलते थे कि भाई सब कुछ सेट है, प्रशासन सेट है, ये सेट है, वो सेट है, तो आज गाय तस्करी ये बोलने की स्थिति में नहीं है। और चुपके चोरी पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, रोज पकड़ भी रही है, तो चुपके चोरी 2-4-5 कंटेनर्स गायों की जा रही होंगे, ये हम लोगों को भी जानकारियाँ कुछ मिलती रहती हैं अपने सोर्सेज से। लेकिन जिस बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज्ड रैकेट, इंटर स्टेट स्मगलर्स का जो रैकेट था वो ध्वस्त हुआ है, और इसमें हमारी भूमिका रही है। मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कहता हूँ। धनबाद में जो है सिर्फ तस्कर की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ बिजली, पानी, इन सारी चीज़ों की भी बहुत सारी समस्या है वहाँ पर, बट वो सारी चीज़ें अभी तक का कोई सुविधा नहीं मिल पाया। देखिए, अभी धनबाद में बड़ा बिजली का संकट हुआ था, और मुझे लग रहा है कि पूरा झारखंड आधा ब्लैकआउट हो गया था। 20 घंटे 22 घंटे बिजली ऐसे कट रही थी। हम लोग यहाँ आकर के केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री जो RK सिंह जी हैं, उनसे हम लोग मिले थे, और हमको लग रहा है कि उसके बाद काफ़ी सुधार भी हुआ। उन्होंने उस पर इंटरवीन किया था, उसमें काफ़ी सुधार भी हुआ। देखिए, मैं एक बात बोलूँगा कि जो अपनी क्षमता है और सामने जो विषय आते हैं उसमें अपनी क्षमता और अपनी समझ के अनुसार हम लोग पूरी तन्मयता से और पूरी तत्परता से उसमें लगते हैं। उसका क्या रिजल्ट निकलता है वो भगवान के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं। सर, आप पर बहुत सारे आरोप भी लगाए गए हैं, जैसे DU के जो प्रोफेसर थे गिलानी, आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि आपने उनके मुंह पर थूका था। फिर पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट थे उनका अपहरण का भी आरोप लगाया गया था। फिर आपने हुसैन की पेंटिंग भी तोड़ी थी। तो इन सारी चीज़ों में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि हमारे ऊपर निश्चित रूप से एक आरोप था MF हुसैन की पेंटिंग तोड़ने का। MF हुसैन की पेंटिंग हमने तोड़ी कि नहीं तोड़ी, इस विषय पे तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मामला कोर्ट में है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको कि हुसैन के बारे में जो हमारी धारणा है कि ही वॉज अ कल्चरल टेररिस्ट। आप जब कलम उठाते हैं, आप पत्रकार हैं, तो आपके पास एक जिम्मेवारी होती है। आप जब ब्रश उठाते हैं तो आपके पास भी एक जिम्मेवारी होती है।
मुझे लगता है कि जिस तरीके से एम एफ हुसैन ने गंदी गंदी और भद्दी भद्दी देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई थी, उन्होंने उस जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया। आप एक कल्चरल एम्बेसडर होते हैं और आप जब इस तरह की पेंटिंग्स करते हैं तो मैं मानता हूँ ये कल्चरल टेररिज्म है और उसका विरोध होना ही चाहिए था। दूसरा, एक प्रोफेसर एसिया वाली गिलानी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है वो, कि हम लोग प्रोटेस्ट करने गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर गिलानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, अफजल गुरु के मित्र थे, और अफजल गुरु को फांसी होगी पार्लियामेंट अटैक केस में, गिलानी उसमें से बरी हो गया। लेकिन बरी होने के बाद भी दिल्ली उस समय 2011 की घटना है संभवतः, ये अड्डा हुआ करता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमिनार हो रहा है, जेएनयू में सेमिनार्स हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सेमिनार हो रहा है, मंडी हाउस पे सेमिनार्स हो रहे हैं, और बाहर से स्पीकर्स आते थे और कश्मीर की बात उठाते थे कि भाई कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए और कश्मीर दे देना चाहिए, अलग एक देश घोषित करना चाहिए, स्वायत्ता दे देनी चाहिए। इस तरह की वाहियात बातें करते थे और हमारे यहाँ दिल्ली में आया करते थे। तो उसमें हुआ क्या कि जब हम लोग प्रोटेस्ट करने गए, गिलानी पे हमला हुआ था, उस कारण उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और बॉडीगार्ड सारे मिले हुए थे। तो मुझे एक खुराफात सूझी और उसमें मैंने जाके उनके मुंह पर ऐसे थूक दिया तो ये थूकने का बड़ा बवाल हो गया। तो सर आप उनके मुंह पर थूके तो क्या ये पब्लिसिटी स्टंट था? नहीं, जेएनयू में अभी कुछ पहले चर्चा चला है कि कन्हैया जी वहाँ वो सारे कुछ करवाए, अभी वो बेगूसराय से लोकसभा के लिए खड़े हो रहे हैं। ये पब्लिसिटी स्टंट बिल्कुल नहीं था। मैं बता रहा हूँ कि एक धर्मपाल जी होते थे, गांधीयन थे। धर्मपाल जी इस देश में अब नहीं रहे, तो मैं धर्मपाल जी से हमारा संपर्क धर्मपाल जी के शिष्य थे राजीव दीक्षित जी। राजीव दीक्षित जी को आप लोग जानते होंगे, जिनका देहांत हो गया, जो बाबा रामदेव के साथ काम करते थे। धर्मपाल जी का हमको मौका मिला था धर्मपाल जी के सानिध्य में रहने का। तो मैं धर्मपाल जी से को एक बार एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, मैं ड्राइव कर रहा था। तो धर्मपाल जी बड़े गुस्से में थे, बोले कि यार ये नेता कुछ नहीं करते, ये बहुत ये हो गए हैं, आप लोग क्यों नहीं करते, आप युवा हैं, अरे कुछ नहीं कर सकते, इनको पीटो मत। जबकि गांधीवादी थे, तो अरे थूक दो उनके मुँह पे। तो हम लोग जब प्रोटेस्ट करने गए वहाँ पे और देखा कि ये बड़ा तामझाम है, बड़ी सिक्योरिटी की व्यवस्था है, तो मुझे धर्मपाल जी याद आ गए। और यकीन मानिए कि जब मुझसे पूछा गया कि भाई आपको शर्म नहीं आती क्या कि आपने थूका है, तो मैंने उनको बोला कि शर्म क्यों आएगी, क्योंकि मेरा जो स्टाइल था ये प्रोटेस्ट का इतना इनोवेटिव था, इतना इनोसेंट था, इतना इकोनॉमिकल था। तो इकोनॉमिकल कैसे था मैं बताता हूँ कि उस समय, अभी तो 200 रुपया हो गया है, किसी के मुँह पर थूकने का मात्र 50 रुपया फाइन लगता था, ठीक है। लेकिन फिर भी ये अहिंसक तरीका था प्रोटेस्ट का और गोली मारने से ज़्यादा असरदार था। हम लोग गांव वाले हैं, देखिए क्या है कि थूकना जो है वो एक एक्सट्रीम घृणा का भाव दर्शाता है कि किसी के मुंह पे आप थूकने का मतलब है कि आप उससे अंतिम स्तर तक घृणा करते हैं। और यकीन मानिए कि मैं बिल्कुल घृणा करता था उस एसीआर गिलानी से, जिसने हमारे पार्लियामेंट पे अटैक की साजिश रची, जो दिल्ली में बैठ करके कश्मीर की प्लेबिसाइट की बात करता था, ठीक है। लेकिन मैं मानता हूँ कि वो शानदार तरीका था प्रोटेस्ट का और खूब हो हल्ला हुआ, कई देशों में उसको लेकर के आर्टिकल्स छपे, स्टाइल ऑफ प्रोटेस्ट पे चर्चा हुआ। हम लोगों ने बोला भी कि भाई आप, मेरे लिए तो पिकदान था, हमने थूक दिया, आपके लिए गुलदस्ता है, आप ले जाकर सजाइए गिलानी को अपने घर पे। मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान के पत्रकारों पे। पाकिस्तान के पत्रकारों का अपहरण का आरोप ऐसे लगा था कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पाकिस्तान का कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ के 4 बड़े पत्रकार थे, रहीमुल्ला यूसुफ जई, मुनीबा कमाल, सईद मिनहास और वीना सरवर। भारत के कुछ पत्रकार थे जो यहाँ पर वही कश्मीर का मामला और प्लेबिसाइट और सारी चीज़ें, आए थे टूरिस्ट वीज़ा पे। आपको अधिकार नहीं है सेमिनार सिंपोजियम करने का, वो लोग सेमिनार कर रहे थे यहाँ पे। हम लोग गए वहाँ प्रोटेस्ट करने, कुछ 100-150 लड़के लड़कियाँ, हम लोग यूनिवर्सिटी के मित्र लोग गए थे। और वहाँ कुछ ऐसा माहौल बना कि वो उसमें स्टक हो गए उस इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के हॉल में। और पाकिस्तान में हल्ला हो गया कि भाई वहाँ पे कोई विनय सिंह है एंड उसने इनका अपहरण कर लिया है। तो ये गलतफहमी दूर हुई। शाम को 4 बजे, 11 बजे से ये मामला शुरू हुआ था, शाम को 4 बजे पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मेरे बारे में बताया कि बड़ा गुंडा और बदमाश टाइप का है। तो मुझे अच्छा है कि पाकिस्तान मुझे गुंडा बदमाश बोलता है। और बोला से कि ये जो मामला था उस पर अपनी क्लैरिटी की कि भाई वहाँ पे ऐसा ऐसा मामला हुआ है और थोड़े समय के लिए कुछ ऐसा विचित्र सी स्थिति हो गई थी और हमारे जर्नलिस्ट अब सेफ हैं भारत में। दूसरे दिन फिर उनको वापस भेजा गया, खूब पुलिस के तामझाम में रखा गया उनको। ये मामला था।
सर, कोयलांचल की जनता ये जानना चाहती है, अगर आपको टिकट मिलती है और आप जीत जाते हैं तो आप धनबाद के लिए काम करेंगे, धनबाद में ही रहेंगे या फिर दिल्ली आकर शिफ्ट कर जाएंगे? देखिए क्या है कि टिकट, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं टिकटार्थी हूँ नहीं, ना ही मैंने कहीं टिकट मांगा है, और टिकट मिलने से और काम करने का कोई सरोकार भी नहीं है। टिकट मिलता है तो भी काम करना है, एक नए रोल में काम करना है। टिकट नहीं मिलता है तो भी जो आप काम कर रहे हैं वही करना है आपको। कोयलांचल में अभी सबसे ज्यादा जो गंदगी वाली जगह है वो झड़िया है। आज तक झड़िया में कोई काम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हो। तो आप जब बनेंगे तो क्या उससे रिलेटेड कुछ काम करवाएंगे? देखिए मैं फिर बोलता हूँ, बनने नहीं बनने से बहुत उसमें फर्क नहीं पड़ता तो है। अब तक आपने क्यों नहीं झड़िया की मैं बता रहा हूँ, हम लोग ने अभी क्या हुआ है कि ये जो अभी सर्वे आया है कि जिसमें झरिया को सबसे गंदे शहर के रूप में दर्शाया गया है, हम लोगों को शर्म आती है कि हम एक ऐसे जगह का हिस्सा हैं जो कि देश भर में नंबर 1 है गंदगी के मामले में। मैं एक बात बताता हूँ, अभी कई कार्यक्रम हम लोगों ने किए युवाओं के साथ, और कई चीज़ें हम लोग करने वाले भी हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स वगैरह बच्चों के साथ हम लोग लेने वाले हैं। एक बात आप समझिए कि ये जो आपके घर झरिया में आपके घरों के छतों पर जो धूल की मोटी परत जमी हो रही है, ये एकाएक नहीं जमना शुरू हुई है। ये पिछले 50 सालों में, पिछले 5-7 दशकों में से लगातार धीरे धीरे ये परतें बढ़ी हैं वहाँ पे। और एक बात और मैं बताता हूँ कि धनबाद क्राइम को लेकर के भी चर्चा में रहा है कि कई तरह के क्रिमिनल्स हैं, लेकिन असली क्रिमिनल को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। कि गोली मारने वाला क्रिमिनल तो आप फोटो छापते हैं अखबार में, आप टीवी में दिखाते हैं बड़ा बड़ा करके कि भाई इसने गोली मारा, ये क्रिमिनल है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो PSUs है वहाँ पे, जैसे BCCL है, सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर कोई है वहाँ के प्रदूषण का तो BCCL है। BCCL का जो CSR का फंड है वो उनके अधिकारियों की पत्नियों के किटी फाटी के फंड की तरह है। BCCL के अधिकारियों का जो सामाजिक सरोकार होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है, शून्य है। BCCL के अधिकारियों को छोड़ दीजिए, जो बाकी कर्मचारी जिस हालत में उनके कॉलोनीज में रह रहे हैं, मैं आप चल लेंगी तो आपको दिखेगा कि वहाँ जानवर नहीं रह सकते, वहाँ आदमी रह रहे हैं। तो ये संवेदन शून्य लोग हैं, ये अपराधी हैं। पहले तो इनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। पहली बार तो हम लोगों ने बोलना शुरू किया है कि भाई इन पे फोकस करो। असली अपराधी ये BCCL के अधिकारी हैं जो इस पोल्यूशन का बड़ा कारण है। DGMS के सारे रूल रेगुलेशन की धज्जियां उड़ा करके ये लोग माइनिंग कर रहे हैं। DGMS के सारे रूल रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ा करके ये लोग ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं। ये बंद होना चाहिए, और ये बंद तभी होगा जब जागरूकता आएगी। जैसे हम लोग सिलेबस रटते हैं इसके लिए, किसी परीक्षा के लिए हम लोग कोई सिलेबस रटते हैं, उसी तरीके से DGMS के रूल रेगुलेशन हमको जानकारी होनी चाहिए, और उन अधिकारियों को पकड़ करके पूछना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, अगर आप अभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए और विधानसभा के लिए आप लड़ना चाहें और आपको टिकट मिलती है, तो फिर आप कहाँ से लड़ेंगे? क्योंकि धनबाद में जो अभी मौजूदा विधायक हैं राज सिन्हा जी, उनको टक्कर दे पाना धनबाद में काफ़ी मुश्किल है। और सुनने में आ रहा है जो बागमारा विधायक है ढोलू महतो, वो किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो ऐसे में बागमारा का विधानसभा सीट खाली रहेगा, तो क्या आप बागमारा से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? देखिए एक बात आप समझिए कि भाजपा, ये धनबाद लोकसभा में 6 विधानसभाएं हैं, जिसमें 5 भारतीय जनता पार्टी के पास है। जितने MLAs हैं और यहाँ तक कि जो एग्जिस्टिंग हमारे सांसद भी हैं, मेरा मानना है कि इन्होंने बेहतरीन काम किया है। इनका व्यवहार, इनका लोकाचार बहुत बेहतरीन रहा है। कई मामलों में ये अलग अलग आदर्श इन्होंने प्रस्तुत किए हैं और ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। और रहा चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, देखिए क्या है कि पार्टी अगर कल बोले कि विनय जी आपको जाकर के इस मैदान में झाड़ू लगाना है, तो मैं झाड़ू लगाऊंगा बिना ये पूछे कि मुझे क्यों लगाना है। पार्टी जो बोलेगी मैं वही करने वाला हूँ। इसलिए अपना दिमाग बहुत लगाना नहीं है, अभी लंबा समय है जीवन जीने का। हाँ, अनुभव ये है कि एक देश दुनिया को समझने जानने का एक मौका मिला है। हम लोग बहुत छोटी सी जगह से आए हैं। पिताजी मजदूर थे, जनरल मजदूर में उन्होंने ज्वाइन किया था। पहले हाथ से कोयला काटते थे, जब रिटायर हुए 2011 में तो मशीन से कोयला काटते थे, सॉबल ऑपरेटर थे। और मुझे इस बात को फ़ख्र होता है कहने में, जब मैं ये बोलता हूँ कि मैं मजदूर का बच्चा हूँ, और वो मजदूर एलिमेंट हमारे अंदर है। और मजदूर मैं मानता हूँ को क्रिएटर है, उसने इस दुनिया को बनाया है। भगवान भी उसी मजदूर के एक प्रतिरूप हैं कि वो रोज़ गढ़ते हैं, रोज़ रचते हैं, और वो उसका अंश है हमारे अंदर। और मैं उसी मजदूर भाव से बता रहा हूँ कि जो मुझे काम मिलेगा
पार्टी की तरफ से, मैं उसी तन्मयता से उसके लिए करूँगा। इस बार धनबाद लोकसभा का चुनाव बहुत ही खास होने वाला है, बिल्कुल आईपीएल मैचों की तरह। आखिर भाजपा किसको देगी टिकट और कौन होगा धनबाद का अगला सांसद, इसके लिए तो कुछ क्षण का इंतजार करना ही होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल। धन्यवाद।